जय हिंद बच्चों। आज हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का अंतिम क्लास होगा, है ना। और हमने एक एक करके भाग एक भाग दो में पूरी तरह से सारा कंटेंट आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। आज अंतिम भाग 10 है ना। उसके बाद हमने जो सोचे हैं कि कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी हम लिखा देंगे बोर्ड पे। और अगर आप सही से अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो आप सारे होमवर्क को बना लेंगे। तो बच्चों, हम आपको पहले से बताते हैं कि हम कभी भी अपने क्लास में बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं कराते। हम उस बच्चों को उस लायक बना देते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में वे सारे का जवाब आसानी से दे दें, है ना। और जितने सारे होमवर्क हम देते हैं बच्चों, उसी से सारे क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि हम कोई ऐसा चीज़ चैप्टर में छोड़ते ही नहीं है जो बच्चे ऐसा हो एग्ज़ाम में कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, अगर चैप्टर से अंदर रहा तो, सिलेबस से अंदर रहा तो बच्चे बेशक उनका जवाब दे देते हैं, है ना। इसीलिए हम बच्चों को बार बार कह रहे हैं कि जितने सारे कंटेंट हम बोर्ड पर लिखते हैं, इसको लिखने में काफ़ी समय चला जाता है, आधा पौने घंटा तो इसको लिखने में समय निकल जाती है ना। इसलिए ताकि आप इस चीज़ों को लिख पाए, अगर आप इसकी वैल्यू अगर समझते होंगे तो ज़रूर लिखते होंगे, अन्यथा तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जो मेरा अगला जो वीडियो आएगा उसमें हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के बारे में बताएं। देखो बाबू, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश जो नगर है, सिंधु सभ्यता का जो अधिकांश नगरें हैं, वह किसी न किसी नदियों के तट पर ही स्थित है। समझ रहे हो ना। और आपको ये भी लगता होगा यार सर, नदी के तट पर अगर कोई है नगर सभ्यता तो स्वाभाविक है कि नदियों में जब बाढ़ आ जाती होंगी तो आसपास का इलाका जल विलीन हो जाता होगा। मतलब जल के साथ पूरी तरह से जल में विलीन, मतलब डूब जाते होंगे। तो लोगों का यह मानना इतिहास, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग उदाहरण रहा है ना। जैसे सर्वश्री मार्शल और मेके एवं SR राव का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे स्थित है, जिसके चलते प्रति वर्ष इस क्षेत्रों में बाढ़ आती थी। और जब बाढ़ आते थे तो शायद नगर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते थे। और इसकी प्रमाणिकता उन्होंने किस आधार पर दी है, तो कहता है खुदाई के आधार पर पता चलता है कि इनके अनेक बार पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ जमे बालू के अवशेष जो हैं कई परतों में मिले, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि नदियों में बाढ़ के कारण ही इन नगरों का पतन हुआ। देखो बच्चों, अगर नदियों में बार बार बाढ़ आई होगी एक साल, तो आप देखे होंगे जिस इलाके में बाढ़ आती है, आप लोग तो शायद लगभग में आसपास नदियों के किनारे गांव में देखे होंगे, जब नदियों में बाढ़ आती है तो आसपास के खेतों में मिट्टी भर दी जाती। अगले साल फिर आएगा तो उसी परत में फिर भर देगा, है ना। तो इसी तरह से बार बार आती थी बाढ़। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कुछ इस कारणों से माना गया। ये किसका कथन है? सर्वश्री मार्शल मेके और SR राव के द्वारा। बात समझ में कि व्हीलर और मार्टिमर विद्वानों का मानना है, व्हीलर और मार्टिमर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा के वासियों को लूटा गया और इनकी हत्याएं भी कर दी गई। मतलब इन्हें लूट लिया गया, इसके नगरों के खजानों को, और यहाँ के लोगों को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। अब कोई इंसान ऐसा तो स्वाभाविक है, हो नहीं सकता कि एक साथ इतने सारे इंसानों को मारे, लेकिन इन लोगों का मानना था कि लूटा गया, पूरी तरह से सभी लोगों को मार दिया गया, है ना। लेकिन कहता है कि फिर से आगे देखिए, इन विद्वानों का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण किया गया था। लेकिन आपको बताए थे, है ना, कि रंगनाथ राव महोदय या अलग अलग लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण पढ़ाए थे बच्चों 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ये तो समय आता है 1500। यहाँ पर भी एक शंका की बात है। तो आर्यों का आक्रमण 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और इन नगरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। माधव स्वरूप और वत्स, है ना, एवं HD लेमरिक के अनुसार कहता है कि हड़प्पा का जो पतन हुआ है वो नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से, मतलब नदियां में जब बाढ़ आती, खूब ज़्यादा जल का सैलाब रहता है तो नदियों का मार्ग बदल जाते हैं, है ना।
जब समतली इलाका होता है उस क्षेत्रों में ऐसा अधिकांश होता है। जैसे बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है मार्ग बदलने में बड़ा चतुर है नदियाँ। तो इनके अनुसार कहना है कि नदियों में जब बाढ़ आती थी तो नदियों का रास्ता परिवर्तित होकर के नगरों की ओर हो जाते थे, और नगर की जब जल बहाव होता था नगरों में तो इस तरह से क्या होता था, नगरों में पूर्ण रूप से गाद वगैरह है ना अवशिष्ट पदार्थ ला करके भर देते थे, जल से विलीन हो जाता था, नगर छोड़ देते थे लोग। तो इस कारण से इस नगरों का पतन हो गया, है ना। अब देखिएगा कुल मिलाकर अगर हम उपसंहार में बात करते मतलब क्या हमें इसकी प्रमाणिकता मिलती, देखिए सभी विद्वानों का अपना अपना अलग मत है इसको पतन को लेकर के। किसी का कुछ और कहना, किसी का कुछ और कहना है ना। किसी का कहता है कि लूट लिया गया, किसी ने बोला आर्यों का आक्रमण हुआ, किसी ने कहा नदियों में बाढ़ आई थी, किसी ने कहा नदियों में परिवर्तन हो गया, किसी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी। एक और बात हम यहाँ लिखने छोड़ दी, याद रख लीजिएगा, कहना है वैज्ञानिकों का कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। भूकंप भी आए थे, है ना, प्राकृतिक आपदा, इन सारे चीज़ों से। औपसंग देखिए विभिन्न विद्वानों और साक्ष्यों के दावे के अनुसार हड़प्पा का पतन अलग अलग घटनाएं मानी जाती, परंतु इस घटना के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, एग्जाम में आपको आएगा, इट्स भी आई हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर बच्चों, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के ये भी आई है। अक्सर एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें। ठीक है, देखिए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में आधुनिक वैज्ञानिक विधियां क्या क्या, मतलब विज्ञान का कौन कौन सी ऐसी विधियां है ना, विज्ञान की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कही जाती है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कही जाती है, नगरीय सभ्यता कही जाती है, क्योंकि इसके निर्माण में अत्यंत आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। इसके निर्माण में अत्यंत आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया काफ़ी ज़्यादा। इस सभ्यता के वैज्ञानिक तकनीकों को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले चिकित्सा ज्ञान। क्या चिकित्सा ज्ञान मतलब डॉक्टरी की दुनिया में हम लोग चल जाते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त शिलाजीत एक औषधि जड़ी बूटी, और आजकल के लोग इसे बलवर्धक रूप में, ताकत के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा कपाल, आपको बोले थे कि मस्तिष्क शोध का कपाल पाया गया, तो इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग डॉक्टर थे, वैद्य थे। जैसे शिलाजीत का प्रयोग बलवर्धक और व्याघ्री और थकावट को दूर करने में किया जाता है, और कपाल जो था वो मस्तिष्क शोध बीमारियों को पता लगाते थे, मस्तिष्क की बीमारियों को, मतलब चिकित्सा था मेरे भाई। उस समय 5000 साल पहले डॉक्टर हुआ करता था वहाँ के लोग। सोचिए कि कितना ज़्यादा विकसित था हड़प्पा सभ्यता के लोग, अपने आप में काफ़ी निपुण और विकसित था। धातु क्रम में देख लेते हैं, ये भी एक वैज्ञानिक से कम नहीं धातु क्रम, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त तांबे की कांसे की, देखिए तांबे एवं कांसे की मूर्तियां पाई गई मेरे भाई। तांबे और कांसे, तांबे और कांसे अगर पाई भी गई है तो उसे पिघलाया होगा तब ने इससे कोई मूर्ति का निर्माण किया होगा। इसको बनाने में भी प्राप्त समय लगता है। जैसे देखिए मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर एक कांसे की मूर्ति पाई गई। भाई कांसा ऐसे नहीं बनता है ना। देखिए तो इन चीज़ों से मतलब मान लेते हैं कि कांसे और तांबे से लोग परिचित थे। जैसे मेरे भाई तांबे को आसानी से नहीं पिघलाया जाता। तांबे को पिघलाने के लिए सामान्य तापमान कम से कम 1083 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है ना। 1083 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती। इसका मतलब यहाँ के लोग इसको पिघलाने की पूरी विधियाँ जानते थे। तापमान भी सोचिए कि इनके पास कैसा था, बात समझ रहे थे, कहाँ से तापमान लाता था, इन सारी चीज़ों की विधियाँ था उसके पास। इसके अलावा कांसा और को तैयार करने, देखिए कांसा को तैयार करने के लिए तांबा और टीन की आवश्यकता चाहिए, वो भी एक अनुपातिक में, इन्हें कि थोड़ा तांबा ज़्यादा टीन ज़्यादा, कांसा ऐसे नहीं बनता था। तो एक अनुपात में ये लोग ढालने के लिए, मैंने बनाने के लिए लोग जानता था कितना अनुपात में टीन डालें, कितना अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, तांबा डालेंगे, तब कांसा बनेगा मेरा। तो यहाँ के लोग धातु क्रम से काफ़ी परिचित थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक आधुनिक देखिएगा भाई साहब वाहन मतलब यातायात के साधन, क्योंकि मोहनजोदड़ो में हम बताए थे कि मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो खिलौने से क्या पता चलता है कि वहाँ बैलगाड़ी का खिलौना था। इसका मतलब बड़े बैलगाड़ी होगा तब ना छोटा बच्चा बनाया होगा, बच्चे तो देख देख के बनाते थे। तो ये सारी व्यवस्था वे लोग जानते थे, है ना। आपको बताए थे कि वाहन तो था, यातायात के साधन में एक और व्यवस्था उसके पास था, जल जहाज, जिसका बंदरगाह होने का प्रमाण मिला हमें, ठीक है।
नगर नियोजन तो पढ़ा चुके हैं आपको, बड़ा अद्भुत था हड़प्पा सभ्यता का। आधुनिक जैसे आज के नगर हैं, जिस तरह से नालों की व्यवस्था है, अच्छे जल, पानी, स्वच्छ जल पीने के लिए व्यवस्था उस समय किया था, है ना। नगरों जाल पद्धति के द्वारा बनाई गई थी। नाप तौल की पूरी व्यवस्था था, हम आपको बढ़ा दिए थे कि नाप तौल बाट का प्रयोग 1:2:4:16:32:64 में करता था। 1378 ग्राम का मैक्सिमम पाया गया था। लिपि में यहाँ के लोग बच्चों जो लिपि का इस्तेमाल करता था वो करता था भावनात्मक चित्रालिपि का प्रयोग करता था, है ना। और यहाँ के जो लोग थे सिंधी भाषा के लोग थे, है ना, सिंधी भाषा का प्रयोग करता था। सिंचाई व्यवस्था आधुनिक था, हम पढ़ा चुके थे। जब कृषि का प्रमाणिकता मिला, कुआं का मिला है, तो स्वाभाविक है कि सिंचाई की उन्नत व्यवस्था होगी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। तो कुल मिलाकर बच्चों ये हड़प्पा नगरों के पतन और आधुनिक विज्ञान की विधियां हैं, ये सारे बता दी हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा, आराम से इसे लिख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी बातें आपसे पूछ ली जाएगी बच्चों। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों कि इन चीज़ों को पढ़ना भी है, याद भी रखना। ना समझ में आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया। बाकी सारे चीज़ों का मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, और नोट्स हम ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतने टेक्निकल की सुविधा है नहीं, है ना। और जहाँ तक है आपको ऑफलाइन ही नोट्स लेनी पड़ेगी, या तो कॉल के द्वारा कॉल करके और मंगा सकते हैं, है ना। आसपास के लोगों को तो मिल ही जाएगा नोट, देवघर के आसपास के लोगों को। बाहर वाले लोगों के लिए बिहार वगैरह बोर्ड का तो बच्चे मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके द्वारा संपर्क करिएगा तो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे ना। सारे के सारे नोट्स बेहतरीन और खुद के लैंग्वेज में लिखे गए, अपने से लिखा गया है ना, जो किसी किताब या किसी मॉडल सेट से मेल नहीं खाता, बिल्कुल ही अलग है, जो 100% प्रमाणिकता का उत्तर है। ठीक है बच्चे, तब तक इतना ही रखिए आप लोग। इसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को, जितने सारे वीडियो हैं उन सबको देख करके आप उन सारे चीज़ों का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो मौर्य साम्राज्य का होगा, जो बेहतरीन टॉपिक है इस बुक, इतिहास बुक का सबसे बेहतरीन चैप्टर। वहाँ पढ़ाएंगे मौर्य वंश में कहाँ से शुरू होता है ना, सारी बातें। तब तक के लिए जय हिंद।